सिंपैथेटिक माना जाता है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है, आपकी नीडल अगर अंदर रहे वो भी सिंपैथेटिक है, थोड़ी नीडल ऊपर आ जाए वो भी सिंपैथेटिक है, और थोड़ी नीडल और इधर बाहर निकल के ये जो लंबी लाइन दिख रही है इस लाइन में लग जाए वो भी सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक का जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा ब्रॉड रहेगा। तो हम उसको आप देखेंगे, हमने आपको लिखा था सिंपैथेटिक 1, सिंपैथेटिक 2 एंड सिंपैथेटिक 3। सो दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ सिंपैथेटिक, दिस मच एरिया ऑफ सिंपैथेटिक। इसी को हम 3 पार्ट में भी डिवाइड कर देते हैं, या समझ सकते हैं कि ये पूरा का पूरा इस एरिया में कहीं भी आप सीड्स लगा दो, नीडल लगा दो, तो हम कैसे ढूंढेंगे एग्जैक्ट सिंपैथेटिक पॉइंट? ट्रायंगुलर फोसा का ये लास्ट पॉइंट, या फिर ये जो स्पाइन है, फ्रेंच स्पाइन, स्पाइन स्पाइन स्पाइन, जहां पर स्पाइन एंड हो रही है वो पॉइंट लगा दो, वो भी सिंपैथेटिक का काम करेगा। और इनके बीच में कहीं भी पॉइंट लगा वो सिंपैथेटिक का काम करेगा, यानी हमारी पूरी बॉडी को रिलैक्स करेगा। सो दिस इज द सिंपैथेटिक पॉइंट। ओके, तो ये हमारा ट्रायंगुलर फोसा खत्म हुआ। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको फटाफट, तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। 1 मिनट, एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ आपका। ये देखिए, यस, तो देखिए ये हमारा ट्रायंगुलर फोसा, और ये बीच में से ये डिवीजन है इसका। एक तो हमने ये डिवीजन कर दिया, 3 डिवीजन हमने इधर किए, और 3 डिवीजन हमने इधर किए। इसको हमने बोला ट्रायंगुलर फोसा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो पहला पॉइंट है, इसे हम बोलते हैं शेनमैन। इसी के लाइन में ये हेपेटाइटिस यानी लीवर का पॉइंट है। इसी के लाइन में ये हाई बीपी का पॉइंट है। नीचे आएंगे तो हमने आपको बताया ये हिप जॉइंट, ये आपका हो गया ग्रोइंग पेन, और ये आपका सिंपैथेटिक। ग्रोइंग पेन ही कॉन्स्टिपेशन पर भी काम करता है। इसके 2 इंडिकेशन है। कॉन्स्टिपेशन पे इसका इतना प्रैक्टिकल रिजल्ट इतना इफेक्टिव नहीं है जितना ग्रोइंग पेन पर ज्यादा अच्छा काम करता है। इसके बाद हम अब सेंट्रल लाइन की बात करते हैं। सेंट्रल लाइन में हमारे 2 पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ये हमने आपको बताया था, दिस इज वेरी गुड फॉर ओवरी, वेरी गुड फॉर टेस्टिस, नहीं मेल और फीमेल के जो जेनेटल पार्ट्स हैं। और इसी को हमने बताया था एंटीहिस्टामिनिक, एंटीहिस्टामिनिक पॉइंट, यानी जो सीटी बजने की आवाज छाती में हो जाती है उसको कम करता है, अस्थमा को ठीक करता है, और कफ एंड कोल्ड पर ठीक काम करता है, और लंग्स पर काम करता है। ये इसके बहुत सारे इंडिकेशन। इसके बाद ये जो लास्ट में जो पॉइंट बनता है ये TF7, ये यूट्रस का पॉइंट है, और मेल में प्रोस्टेट का। तो इस तरह से हम जब भी ट्रायंगुलर फोसा, वैसे तो बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली हमने देखा है कि जब तक आप किसी गुरु के अंडर बैठ के इसको ना सीखें, पॉइंट की लोकेशन एकदम एक्यूरेट नहीं आ पाती है। थोड़ा हम इधर उधर लगाते हैं। क्या गलती करते हैं, हमें लगाने निडल यूट्रस पर, प्रोस्टेट पर, यानी TF7 में, और हम निडल लगाते हैं TF4 में। वेरी कॉमन, मतलब जब मैं पहली बार किसी को बोलता हूँ तो 70% स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि हम बोल रहे हैं कि आप TF7 में लगाओ, लेकिन वो निडल लगाना है TF4 में, यानी लास्ट तक नहीं जाते। ट्रायंगुलर फोसा की लास्ट तक जाना जरूरी है। जैसे कि अभी इसी चीज को मैं आपको थोड़ा सा यहाँ समझाऊं। आप देखिए कि जैसे कि मैं इस चीज को यहाँ पर समझाऊं आपको, ये ट्रायंगुलर फोसा आपको दिख रहा है। अब मैंने आपको कहा कि आप लगाओ ये यूट्रस है, लेकिन लोग यूट्रस यहाँ लगा देते हैं। अब ये तो ओवरी हो गया, यूट्रस तो अंदर है यहाँ पर। इसी तरह से हम बोलते हैं चलो आप शेनमैन लगाओ, तो शेनमैन तो लोग यहाँ लगा देते हैं, लेकिन कई बार लोग गलती करके क्या करते हैं, शेनमैन नीचे लगाते हैं, भूल जाते हैं ऊपर है कि नीचे, तो ये लगा देते हैं। तो दूसरी गलती ये लोग करते हैं कि शेनमैन ये नीचे लगाते हैं जबकि ये ऊपर है। अच्छा, तो ये ओवरी हो गया, और ये लास्ट में यूट्रस हो गया। बाकी लोग हाई बीपी भूल जाते हैं कि हाई बीपी ऊपर है, गलती से हाई बीपी कभी लोग नीचे लगाते हैं, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर देते हैं। और एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं लोग, स्टूडेंट्स, कि हम बात कर रहे हैं ट्रायंगुलर फोसा की, यानी इस पिट की, खड्डे की,
लेकिन वो क्या करते हैं कि ऊपर पॉइंट लगा देते हैं, ये तो एंटी हेलिक्स हो गया, और नीचे जब लगाने की बात होती है तो इस पर लगा देते हैं, ये भी एंटी हेलिक्स का लोअर क्रस हो गया। हमें खड्डे के तो अंदर ही रहना है, खड्डे से बाहर निकले तो वो पार्ट का नाम बदल गया। हम जस्ट बात कर रहे हैं ट्रायंगुलर फोसा की। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स करते रहते हैं, तो इसका हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा। और अगर आपको लगता है कि आपकी लोकेशन परफेक्ट नहीं है, तो कभी जब हम मिलें तो आप एक बार इन पर निडल लगा के अपनी लोकेशन का करेक्शन कर सकते हैं, मुझे दिखा सकते हैं, या किसी पेशेंट के निडल लगा के उसके इमेजेस आप ग्रुप में डालकर कंफर्मेशन कर सकते हैं। तो ये हमारा ट्रायंगुलर फोसा खत्म हो गया। तो सबसे पहले हमने देखा आउटर मोस्ट कवरिंग हेलिक्स, फिर हमने देखा ये अंदर का गटर, फिर हमने देखा एंटी हेलिक्स, अब हमने देख लिया ट्रायंगुलर फोसा। अब हम बात करते हैं कहाँ की, इस लोब की। कौनचा की बात कर सकते हैं, कौनचा को हम देखते हैं लास्ट में लेंगे, कौनचा अपने आप में थोड़ा बड़ा टॉपिक है। अब हम बात कर लेते हैं नीचे लोब की। ओके, व्हाट इज टाइम राइट नाउ? या क्योंकि हमने 7 बजे ब्रेक करना है, 7 बजे, तो हम बात पहले कर लेते हैं लोब की। लोब हमारा आराम से हो जाएगा 15 मिनट में। तो देखिए लोब की जब हम भी बात करते हैं तो आप देखिए आराम से जो कान के नीचे लटका हुआ है भाग, इसे हम कहते हैं ईयर लोब। जब हम बात करते हैं कान की, तो ईयर एक्यूपंक्चर की, तो हम कहते हैं कि ईयर एक्यूपंक्चर कार्टिलेज का बना होता है। अब कार्टिलेज क्या होता है? जब एक बच्चा जैसे छोटा होता है ना, तो उसकी हड्डी बन रही होती है, तो बच्चे की हड्डियां पहले एकदम सॉफ्ट होती है, नाजुक होती है, फिर वही हड्डियां कड़क होते 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 वो मजबूत हड्डियां बन जाती हैं, एकदम कड़क बोन बन जाती है। तो जब हड्डी नाजुक होती है ना, उसे हम बोलते हैं कार्टिलेज। हमारे बॉडी में बहुत सारे कार्टिलेज होते हैं, जैसे कान में जो आप देखेंगे एकदम सॉफ्टर सॉफ्टर जो पार्ट होता है, क्योंकि ये हड्डी का सॉफ्टर पार्ट है, ये बहुत ज्यादा कड़क नहीं हो पाया, जरूरत ही नहीं है, कान को उसी अवस्था में जरूरत है। लेकिन जो नीचे का भाग होता है ना, जो नीचे लटका हुआ है ईयर लोब, इसमें कार्टिलेज नहीं होता, इसलिए इसमें आप निडल खड़ी भी डाल दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन कान के अन्य भागों में अगर आप खड़ी निडल लगा देते हो तो दर्द हो सकता है उसको। तो अभी हम बात करते हैं ईयर लोब की, जो जिसमें कोई कार्टिलेज नहीं होती है। तो ईयर लोब जो है, आप देखेंगे मैंने ये लाइन बना दी, इस लाइन के जो नीचे का लटका हुआ भाग है, इसको हम बोलते हैं ईयर लोब। ईयर लोब को अब हम जैसे आपको ड्रॉ करके दिखा देते हैं। अब देखिए, तो देखो ये हमने बना दिया ईयर लोब। कान के नीचे का भाग, इसे हम बोलते हैं ईयर लोब। इसको हमने समझा था कि हम इसको 9 भागों में बांटेंगे। 1 यानी लोब 1, लोब 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हमने लोब्स को 9 भागों में बांट दिया। एक बार हम आपको कान में दिखा देते हैं, क्योंकि ताकि आप कोई मिस्टेक ना करें। जस्ट क्योंकि इधर का उधर, उधर का इधर हो जाता है कई बार। अब देखिए, अगर हम आपको एक रियल इमेज में दिखाएं कान की, जैसे ये इमेज है एक कान की, इसमें हम एक कान ले लेते हैं, जैसे हमने कान ले लिया एक ही मिनट हटा देते हैं इसमें से, इसको भी हटा देते हैं। चलिए, ये हम ले लिया, हमने कान ले लिया रियल बिगर ईयर। हम बात कर रहे हैं इस ईयर लोब की, ठीक है, इसको हम बड़ा कर देते हैं, ये हमने बड़ा कर दिया इसको। तो ये जो लटका हुआ है नीचे भाग, इसी को तो हम ईयर लोब कहते हैं।
तो अब समझो कि हमने ये एक हॉरिजॉन्टल ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी। इसके नीचे का भाग है वो है ईयरलोब, इसको हमने 9 भागों में बांटा। सबसे पहले हमें पहला भाग पता होना चाहिए, ये ईयरलोब का पहला भाग, इसको हम बोलते हैं लोब 1। हमें लोब 1 पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोब 1 गलती से इधर लगा देते तो पूरा उल्टा हो जाता है। लोब 1 कहाँ स्टार्ट होगा, अंदर, ये कान जुड़ा हुआ है ना हमारी स्किन से, यहाँ पर ये कान कनेक्टेड है हमारे हमारे फेस के साथ। तो यहाँ पर जो इसके लेवल पर जो आता है इसका नाम है लोब 1। फिर इसी के लेवल पे बनाते चले जाओ, ये लोब 2 हो गया, ये लोब 3 हो गया, फिर लोब 4, लोब 5, लोब 6। तो देखो लोब 1 इधर हुआ, ओके, क्रम से इसे लोब 7, लोब 8 और लोब 9। तो हमने देखो कान को कितने लोब में बांट दिया, 9 लोब्स में डिवाइड कर दिया। एक लोब और हम बना देते हैं तो पूरा ये जो हमने लिया ये थोड़ा बिगर लोब होता है, ये ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे ये जो भाग है ये लोब 10 है, थोड़ा इतने एरिया में फैला रहता है। दिस इज द लोब 10, ये बहुत महत्वपूर्ण है लोब 10, इसके बारे में हम बात करेंगे। हम पहले बात करते हैं तीनों लोब के बारे में। ये एक ही लाइन में जो है, यानी एक ही लाइन में पाए जाने वाले ये तीनों लोब। अगर आप कान को एक्यूप्रेशर करें, इन तीनों लोब को ऊपर से नीचे दबाएं इस तरह से, देखिए मेरे कान को, अगर मैं इस तरह से मसाज करता हूँ, लोब 1, लोब 4 और लोब 7, ये मन को बड़ी शांति देता है, एकदम शांत प्रशांत कर देता है, क्योंकि इसमें हमारा इमोशनल ब्रेन आ जाता है, लिम्बिक सिस्टम आ जाता है जिसे हम बोलते हैं भावनात्मक ब्रेन। इसमें हमारा नींद का सेंटर आ जाता है जो मन को शांत प्रशांत करता है। इसमें हमारा मास्टर ब्रेन आ जाता है। तो देखो ब्रेन भी आ गया, इमोशनल ब्रेन भी आ गया, नींद का सेंटर भी आ गया। तो जब आप ऐसे से मसाज करते हो ना तो बड़े मन को शांत प्रशांत कर देता है। तो अभी यही चीज मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ यहाँ पर।